फंडामेंटल यूनिट्स है हमारी, हम उसके ऊपर फोकस किया था। हमने कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, थोड़ा मुझे कुछ बताओ। और टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स, मास, टेम्परेचर, यस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, वेरी गुड। और इसकी ये तो आपने बताई, जो ये यूनिट्स नहीं है, ये तो है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, इनकी यूनिट्स नहीं है साथ में, वो बताओ मुझे। लेंथ की मीटर, मास की केजी, और टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पीयर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी देखी थी हमने। फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो आपने बोला लेंथ, ठीक है, वो थी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और जो उसकी यूनिट है मीटर, वो उसकी एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट है फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि सारे के सारे साइंटिस्ट की कम्युनिटी बैठी और उन्होंने डिसाइड किया कि हम मीटर को फंडामेंटल यूनिट कंसीडर करेंगे, ना सेंटीमीटर को, ना मिलीमीटर को, ना किलोमीटर को, सिर्फ मीटर को। वैसे ही सारे के सारे वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स को उन्होंने बताया। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, पुराने जितने भी चैप्टर थे। और फिर इसके अंदर इनकी डेफिनेशंस मैंने आपको बोली थी कि थोड़ी सी आप पढ़ के आए, और उन डेफिनेशंस के अंदर कुछ कुछ ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। कुछ कुछ कांस्टेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट्स होते हैं, ये इनको आपने लिखना है अपने पास और ये याद करना है आपको। ये न्यूमेरिकल के अंदर ये जरूर आते हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहला जो कांस्टेंट है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये तो पहला चैप्टर है, उसके अंदर जो कांस्टेंट के अंदर हम पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट्स हैं ये। स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू रहती है वो, अगर मैं फुल इसकी वैल्यू लिखूं तो 299792458 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इसको लिखते एक और ये तरीका है, अगर आपने न्यूमेरिकल के अंदर यूज करना है इसको, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से आपने प्लस 2 वालों को आपने इसी तरीके से ही पढ़ा होगा। अच्छा, ये इसको हमने ऐसे अप्रोक्सीमेट करके लिख दिया है। ये कैसे लिखा है हमने, ये मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। आपने तो पढ़ा होगा कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पर कैसे लिखा आपने, देखो जो ये है, ये नोटेशन है आपकी, इसका मतलब होता है 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका मतलब यही है, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर, गुड। अब मुझे देखो, ये बताओ, ये वाली टर्म है, जैसे ये देखो, इतने 3 2 2 2, ये 3 2 2 फिर 2, तो ये कुछ लग रहा है आपको जैसे ये 29 और समथिंग है, और ये 30 और समथिंग, मतलब बराबर जैसे ही है, ऑलमोस्ट ये नंबर जो है ये बराबर जैसे ही है, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है इन दोनों के अंदर। तो इस इतनी बड़ी टर्म को जब हम न्यूमेरिकल के अंदर यूज करते हैं, तो हम अगर इस तरीके से लिखें तो हमें इसको एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको अप्रोक्सीमेशन के अंदर 3 × 10⁸ में ले लेते हैं, तो हम थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाती है, गॉट इट। और ये 10⁸ का मतलब समझ आ गया आपको कि अगर 8 zeros हो तो इस तरीके से लिखते हैं। अब चलते हैं इसके ऊपर, ये क्या चीज है, मीटर पर सेकेंड। मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की। मीटर कैसे मेजर करते हैं, यहां से यहां तक मीटर, है ना, वैसे वो यूनिट किसकी है, ये लेंथ की यूनिट है। और सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है, ठीक है। जब आपका लेंथ, या मतलब डिस्टेंस बोल देते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
ठीक है। जब डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाए तो वो क्या बनती है आपकी स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो वेलोसिटी, हमारी एकेडमी का नाम, या तो अगर डिस्टेंस दिया हो तो क्या बनता है ये स्पीड। गॉट इट। तो वैसे ही जो डिस्टेंस की यूनिट है क्या है मीटर, डिवाइड में क्या है सेकेंड, तो ये क्या है किस चीज की यूनिट है ये स्पीड ऑफ लाइट की, मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से यूनिट लिखी जाती है, ठीक है। हमारे पास फंडामेंटल यूनिट कौन सी थी, मीटर और सेकेंड अलग अलग, लेकिन हमने उन दोनों का मिक्स करके वेलोसिटी की यूनिट बनाई, जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। इस कैसे बनाई हमने दोनों मिक्स करके, मीटर पर सेकेंड। नो डाउट एट ऑल। किससे बनाई हमने यूनिट, फॉर्मूले से बना दी यूनिट। इस तरीके से हम इसका एक कांस्टेंट की बात ये हो गई। सेकंड कांस्टेंट हम यहाँ पे आते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है ये आपके आगे जाकर के जैसे E इक्वल टू एच सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, या मतलब कि एनर्जी और मास के अंदर रिलेशन, आइंस्टाइन का इक्वेशन पता है आपको, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। वो कैसे है कि भाई अगर छोटा सा मास भी है, अगर उसका एनर्जी इक्विवेलेंस लेना हो तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सी मतलब ये, इसके भी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, वो उस लेवल की फिजिक्स के अंदर हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट यूज होता है, ठीक है। जो जूल है, जूल इज आल्सो यूनिट ऑफ वर्क की, एनर्जी की, इन सभी की यूनिट क्या होती है जूल। प्लैंक्स कांस्टेंट वहीं से ही बना है जूल सेकंड, और इसकी वैल्यू आपको ऐसे ही याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे हाइपरफाइन ट्रांजिशन एंड फ्रीक्वेंसी, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की, उसके अंदर फंडामेंटल चार्ज की यूनिट दी गई है, फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू दी गई है, वो आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल चार्ज E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। ये फंडामेंटल चार्ज है, क्या चीज है ये, आपने एटम पढ़ा होगा, ठीक है। एटम के सेंटर में क्या होता है, अगर ये न्यूक्लियस बोल दिया जाए, यहाँ पे क्या होता है प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन, वेरी गुड। या तो प्रोटॉन होगा जिसका पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो जीरो वाला चार्ज का, न्यूट्रल चार्ज का न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। और उसके बाहर या तो मैं इसको क्लाउड शेप में बना दूं, ये क्लाउड शेप के अंदर ऐसे क्लाउड एक इलेक्ट्रॉन का है, या तो मैं इसको किसी वेव शेप के अंदर बना दूं कि ऐसे को कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव शेप के अंदर ट्रैवल कर रहा है, गंदी सी वेव बनी बट चलो समझ लो आप। या तो मैं इसको बना दूं एक सर्कुलर शेप के अंदर ही कि फॉर इजी रिप्रेजेंटेशन, एक ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉन होता है एज कंपेयर टू दिस, इसके मास के अंदर भी बहुत ज्यादा फर्क होता है, लगभग 1800-1900 गुना का फर्क होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होता है ये। और अच्छा, फंडामेंटल चार्ज 1.6, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो माइनस ले लेंगे यहाँ पे, प्रोटॉन की बात करेंगे तो पॉजिटिव ले लेंगे, इतनी सी बात है, ठीक है। और ये याद रखने हैं ये सारे के सारे। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के अंदर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट
10⁻⁻23 जूल केल्विन इनवर्स। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल केल्विन इनवर्स। केल्विन किसकी है यूनिट? कल ही पढ़ाया। सेल्सियस, फारेनहाइट, यस एग्जैक्टली, टेम्परेचर की। तो और जूल किसकी है? वर्क की, ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमारे पास ये आपको लग गया पता, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू। और एक और रह गई है अभी, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मोल हमने पढ़ा था, उसके अंदर एक और फंडामेंटल क्या बोलूं, फंडामेंटल तो नहीं बट एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे फिफ्थ हम देख लेते हैं, एवोगैड्रोस कांस्टेंट, इसको हम लिख लेते हैं Na से, कैपिटल N उसके पैरों के अंदर A। एंड क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ पार्टिकल या कुछ भी अमाउंट, नंबर कुछ भी चीज यहाँ पे, और A से मतलब एवोगैड्रो। तो इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको यूनिट के अंदर मोल इनवर्स भी लिख लेते हैं। मोल इनवर्स ये मतलब कि एक मोल के अंदर इतने क्वांटिटी होनी चाहिए। ये मैंने आपको समझाया था कि जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव दिस वन पेन, ठीक है। अब मेरे पास अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो 4 पेन हो गए। बुक्स देख लूं मैं, अगर यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ 7 बुक्स हैं, 7 बुक्स हो गई। वैसे ही अगर मैं क्वांटिटी ऑफ कोई भी सब्सटेंस को 6.022 इंटू 10⁻23 ले जाऊं तो वो कितना बन जाएगा? 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर मैंने एटम्स इतने इकट्ठे कर लिए, लेट्स सपोज 6.022 इंटू 10⁻23, तो उस केस के अंदर हम इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट को यूज करते हैं। ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ये बहुत बड़ा नंबर है ये, ठीक है। इसको हम ऐसे पेन के लिए या कोई भी जिस चीज हम छू सकते हैं उसके लिए हम यूज नहीं करते, ठीक है। इसको हम करते हैं जो कि एटॉमिक स्केल के ऊपर। गॉट इट? ओके। तो जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है उसको तो नहीं मैं अब टच करूंगा। अब करते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ये टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है, ठीक है, हमें क्यों जरूरत है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, कि मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, फिगर्स में यहाँ पे किसका क्या डिनोट कर रही है, ये सब चीजें बताते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब कि कुछ मतलब रखता हो किसी चीज का। लेट्स सपोज आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे इवेंट हो रहे होते हैं, ठीक है। आप सुबह उठते हो, नहाते धोते जो भी काम करना, उसके बाद आपने स्कूल आना है, पढ़ना है, ठीक है। इस वक्त आपके जिंदगी के अंदर सबसे सिग्निफिकेंट टास्क क्या है? पढ़ो, आगे बढ़ो जिंदगी में, ठीक है। अच्छे मार्क्स लो, बढ़िया लो, आप अंडरस्टैंडिंग आपको फिजिक्स की इतनी अच्छी हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो, दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टास्क इन योर लाइफ राइट नाउ, ओके। बाकी सारी चीजें क्या है? काइंड ऑफ इनसिग्निफिकेंट है। तो वैसे, और ये फिगर्स मतलब कि कोई नंबर्स 1 2 3 4 वैसे केस के अंदर है। अब हमारे पास क्या है कि लेट अस सपोज हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, हम कोई पेंडुलम लिया हमने और उससे कुछ उसके वाइब्रेशन से जी की वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हमारे पास कुछ डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, कुछ उसके अंदर कोई डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, टाइम पीरियड निकाल रहे हैं हम, कुछ अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। तो जैसे कि लेट अस सपोज 1.234500, ठीक है, इस तरीके की कुछ वैल्यूज हैं।
तो इसके अंदर इतना बड़ा नंबर आ रहा है हमारे पास, क्या ये सारे सिग्निफिकेंट हैं? कुछ कुछ तो फर्क होगा, ठीक है। ये कितने कितने, इसके अंदर कौन कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये पूछा जा सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन ऐसे वैल्यूज दे दी जाएंगी, ऐसे दे दी 0.00121, ठीक है। इसके अंदर पूछा जा सकता है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब मैंने लिख दिया 1 to 12, पूछ ले जाएगा कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक में से, और पूछा जाएगा कि क्या ये सिग्निफिकेंट, इसमें से कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इस नंबर के अंदर, ठीक है। वैसे ही हम थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। कुछ रूल्स हैं इसके, छोटे छोटे रूल्स हैं, वो देखो आप। जितनी भी नॉन जीरो नंबर्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास लिखा है 1 2 3 4, 1234 ये नंबर लिखा है आपके पास, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई इसकी? वेरी गुड। अगर लिखा है आपके पास 11, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई? 2। अगर लिखा है आपके पास 12.324, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई? वेरी गुड, ठीक है। इसके अंदर 4, इसके अंदर 2, इसके अंदर 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से दूसरा पॉइंट रहता है कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के अंदर अगर जीरो आ रहा है, दैट्स आल्सो सिग्निफिकेंट, ठीक है। क्या बोला मैंने कि अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के अंदर कोई नंबर आ रहा है, दैट इज आल्सो सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसको लिख लो पहले आप, मैं भी कितना लिखता रहूंगा। ऑल द जीरोस बिटवीन 2 non-zero digits are significant. अब एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल के साथ से ये वाला टॉपिक ज्यादा अच्छे से समझ आता है। ऐसे अगर आप ये लिखते रहोगे तो ज्यादा क्या पता आपको नहीं आए, लेकिन जैसे एग्जाम्पल करोगे उससे ज्यादा समझ आता है, ठीक है। लेट अस सपोज हमारे पास हमने क्या किया 11.023, बताओ कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 5। क्यों है यहाँ पे आपने जीरो को भी काउंट कर लिया? क्यों किया आपने काउंट? अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आ रहा है तो मतलब वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं 63.02 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। वेरी गुड, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, एक नंबर बन गया, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और टफ करते हैं। अच्छा, नंबर अगर लेस देन 1 हो तो उसके अंदर क्या है? द जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल आर ऑल नॉन सिग्निफिकेंट। कैसे? पहले आप समझ लो फिर मैं लिखाता हूं इसको। थर्ड है, अगर मैं बोलूं 0.0021, इसके अंदर कैसे होगा? इसके अंदर जो ये वाले जितनी जीरोस हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है, और ये वाली दो जो जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट, दो डिजिट्स हैं ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब ऐसा करते क्यों है, ये भी सोचने वाली बात है। ऐसा इसलिए किया जाता है जब हमारी साइंटिफिक नोटेशन में हम जब लिखते हैं तो इसको डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है इसको? मैंने क्या लिखा है? 0.0021, ठीक है, 0.0021। मैं इसको वो 10⁻⁴ समथिंग वाली टर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। कैसे? 2.1 मैंने क्या किया, इसको 1.123 3 शिफ्ट कर दिया, ठीक है। टर्म तो वही रखनी है तो छोटा ही होगा ये, इंटू 10⁻⁻3, कितना 1 1 2 3, हाँ 10⁻⁻3। तो ये इतना छोटा नंबर है ये,
इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो कितनी है, 1 2, इस वाले को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब कितनी, यहाँ पे भी पहले 2 ही थी, यहाँ पे भी 2 ही, इसलिए हमने क्या बोला कि जो डिजिट्स हमारे कोई भी एक से छोटा नंबर हो, उसकी जो राइट साइड को इस तरफ के जितने भी डिजिट्स हैं, वो जितने भी इस तरफ के डिजिट्स हैं, ये सारी नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, ठीक है। और जो बची जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट है। गॉट इट? वेरी गुड। अच्छा, इसको लिख लो। इफ द नंबर इज लेस देन 1, the zeros on the right of decimal point, but to the left of first non-zero digit, are not significant. ठीक है, यही आपने देखा। इससे पीछे वाली जो 2 जीरो हैं, ये जो 3 जीरो हैं, ये तीनों नॉन सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। और क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया। ये आपका कैसा मेथड होता है लिखने का, साइंटिफिक नोटेशन। गॉट इट? हमने यहाँ पे भी वो c की वैल्यू को भी वैसे ही पढ़ा था, 3 × 10⁸ जितने भी हमने साइंटिफिक जितने भी कांस्टेंट पढ़े उसको उसी नोटेशन के अंदर पढ़ा हमने, और सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर भी हम वही चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ही आपने भी, अब हमारे भावी साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने भी ऐसे लिखना है, ओके। हाँ, ट्रेलिंग जीरो इन नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब लेट अस सपोज हमारे पास क्या है, ट्रेलिंग जीरोस, और वो भी किसके अंदर, अगर पॉइंट नहीं लगा हो। लेट अस सपोज हमारे पास है, मैं लेता हूं 111 का एग्जांपल, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3। मैंने कर लिया 1000, कितने बन गए, 1110। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3 ही हैं, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि इसके अंदर भी 3 ही हैं। अगर तो पॉइंट नहीं लगा है तो ये यहाँ पे लास्ट वाली जीरो काउंट नहीं होगी, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। बाकी ये तीनों सिग्निफिकेंट है। गॉट इट? सेम लॉजिक से हम इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी वही है कि 1.11 इंटू 10⁻², ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 1.11 इंटू 10⁻3। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 3, ठीक है। अब मैं इसको एक और कर लेता हूँ, 1110000, जितनी मर्जी लगा दूं, कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 3, ओके। अब इसको लिख लो आप, द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, यहां पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है इसके अंदर, आर नॉन सिग्निफिकेंट। अब हम आते हैं अपने एक और टॉपिक के ऊपर। अब टॉपिक है इसी के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अगर हमारे पास, लेट अस सपोज, मैं कहाँ लिखूं इसको, 5th पॉइंट यहीं पे बना देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि ट्रेलिंग जीरोस अगर हमारे पास पॉइंट लगा हो तो फिर कैसे होगी, ठीक है। अब मैं ले लेता हूं किसका, 25 का एग्जांपल, 25.0। इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। क्यों है यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया है। इस पॉइंट को ऐड करने का जो रीजन है वो मैं थोड़े टाइम में समझाता हूं आपको, पर पहले समझ लो कि क्या क्या इसके और क्या क्या हो सकता है। अगर मैंने बोल दिया 25.00,
इसमें कितनी होगी, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई, सारी की सारी काउंट हो रही है ये। अब ये क्यों है ऐसा, इसके अंदर ये 3, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। अब इन दोनों के अंदर पैरेलल्स कैसे बिठाएं हम, जो ये है, ठीक है। अब इसको आराम से समझो एक बात, आपके पास एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या मेजर कर रही है, मैंने ऐसे बनाया एक आपके पास एक स्केल बनाया मैंने, ऐसे एक स्केल बना दिया, कोई भी चीज का स्केल है ये क्या मेजर कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये इतने इतने दूरी दूरी के ऊपर ये मेजर कर रहा है, ठीक है। कि आपने अगर कोई एक यहां से कोई भी चीज ऐसे, तो कहां जैसे रुक गया, ये देखो भाई 4 के पास रुक गया, ठीक है। मैंने कोई चीज फिर से यहां से थ्रो की, ये रुक गया यहाँ बीच जैसे में, तो इसको पीछे वाला काउंट करते हैं, 2 मान गया मतलब, ठीक है, पीछे वाला काउंट करते हैं हमेशा। तो मतलब क्या है कि ये जो आपकी स्केल है ये क्या क्या काउंट कर रही है, पहले क्या आया इसका, पहले आया इसका 3, फिर आया इसका, अगर बीच जैसे में भी रुका तो आया 2, कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुई इसकी, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हुई इसकी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर मैंने बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसे करके मैंने 10 बना दिए, 10 पॉइंट बना दिए। अब क्या कर रहे हैं, अब मैंने फिर से यहां से वैसे ही थ्रो किया, कुछ जेवलिन थ्रो कर दिया या कुछ भी थ्रो कर दिया, और वो बीच में जैसे यहाँ पे रुक गया था ना, यहाँ पे रुक गया, लेकिन अब क्या बोल रहा है मेरा स्केल, अब वही देख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे 2.7 आ गया है, अब कितना आया मेरे पास, 2.7, ठीक है। अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 2, मतलब कि अब मेरा जो स्केल है ये और ज्यादा प्रिसाइज हो चुका है। आर यू गेटिंग इट? पहले क्या था, अगर बीच जैसे में रुक जाती थी कोई मेरी जेवलिन, तो वो 2 ही काउंट करता था, ठीक है, तो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर 1 1 ही थी। लेकिन अब क्या है कि 10 डिवीजन और कर दिए हैं हमने, तो हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई है, 2 डिजिट्स हो गई हैं। गेटिंग इट? अब अगर मेरा जो जेवलिन है वो एग्जैक्ट 3 के ऊपर रुक जा रहा है, एग्जैक्ट 3 के ऊपर रुक जा रहा है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 3.0। अब समझाया आपको कि इसके 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्यों हुई, ठीक है, क्यों यहाँ पे भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्यों यहाँ पे अब हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है और यहाँ पे ऐसे। गेटिंग इट? ठीक है, तो ये है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ओके, अब मैंने आपको इसका साइंटिफिक नोटेशन भी बता दी है, मल्टीप्लाइंग, डिवाइड वगैरह। और अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेशन से पहले मैं कुछ आपको सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन देना चाहूंगा, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम अबाउट 4 o'clock, कुछ ये कर लिया नोट आपने, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कोई डाउट इस सब के अंदर? कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया सिलेंडर, आपकी एनसीईआरटी का ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो कितने अच्छे से आप क्वेश्चन दिए होते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं आपने, मैं यहाँ क्वेश्चन लिखते जाऊंगा, डैश लगा दूंगा आगे, और आपने वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर लिखते जाने हैं। यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन ए पार्ट 0.007, ठीक है। इसके अंदर आपने बताने हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बी 6.320, सी 2.64 into 10⁻²4, डी 0.23
70, ये 6.032, मैं इस चीज के अंदर बिलीव कर रखता हूँ, जैसे पहले कोई टॉपिक पढ़ा, उसके क्वेश्चंस अगर आप कर पा रहे हैं तो मतलब आपको टॉपिक भी आ गया है, ठीक है। और क्वेश्चन भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि सिर्फ एक ही जगह से आ रहे हैं, आपको उस टॉपिक के हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देखो, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा है तब भी बताओ, अगर आ रहा है तब भी बताओ, ठीक है। डन, ऑल डन, ठीक है। पहले का बताओ मुझे क्या क्या है यहाँ पे। 1, वेरी गुड। इधर 4 क्यों आया, क्योंकि आपने 0 काउंट किया इसमें। क्यों काउंट किया है? हाँ, 5th रूल के अंदर पढ़ा था। हाँ, मतलब रूल नंबर का इतना कोई लेना देना है नहीं है, नंबर से कुछ नहीं है, बट स्टिल आप समझ गए हो कि अगर पॉइंट के बाद लगा है तो उसके वो प्रिसीजन को बता रहा है, आपके इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन को बता रहा है कि आई कैन गो टू दिस सिग्निफिकेंट फिगर ऑल्सो, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 भी होता तो मैं 1 भी बता देता, आपका इंस्ट्रूमेंट इतना काबिल है, तो इसलिए 4, गुड। यहाँ पे बताओ, वेरी गुड। इधर बताओ, ये नहीं काउंट, ये वाला काउंट किया आपने कि ये वाला काउंट किया 4th के अंदर, ये वाला, वेरी गुड। ये क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि राइट साइड है। ठीक है। 4 और यहाँ पे क्या ये सिग्निफिकेंट है? ये ठीक। क्यों है सिग्निफिकेंट फिगर? क्योंकि ये नॉन जीरो के बीच के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो सिग्निफिकेंट। गुड। यहाँ पे दोनों अलग अलग आए हैं आंसर, और आपका लिखा 7 तो नहीं है कहीं? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये यही ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां होंगी, तो इसको ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ ये 4 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। टुवर्ड्स द राइट साइड जो भी बच गए इस तरफ के, वो क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट हैं। यही मैं आपको बता रहा था। तो दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं मैंने, और अगर और अच्छे क्वेश्चन करने हैं आपको तो आप करो, इसके ऊपर से, एनसीईआरटी के ऊपर से ही क्वेश्चन करो। आज के लिए मुझे लगता है कि मुझे इतना ही रुक जाना चाहिए। अच्छा, कल क्या करेंगे हम कुछ अरिथमेटिक रूल्स हैं, ठीक है, कि ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, कैसे करेंगे हम इन सब चीज़ों को, ओके। तो वो चीज़ें पढ़ेंगे हम, और इसके साथ साथ कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं वो वाली चीज़ पढ़ेंगे। एंड देन हमारे पास होगी डायमेंशनल एनालिसिस, किस कैसे अलग अलग डायमेंशंस होते हैं वो करेंगे हम। डायमेंशनल एनालिसिस को कल मैं थोड़ा सा ही टच करूंगा, पहले मैं ये वाले राउंडिंग ऑफ को मेन करके आऊंगा, तो आपने ये चीज़ें भी हल्की सी पढ़नी है।